नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मंगलवार को दिल्ली में अहम मुलाकात हुई। गृह मंत्रालय में 1.5 घंटे तक मुलाकात चली, जिसमें गृह मंत्रालय की और यूपी सरकार के कई आला अधिकारी भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के तुरंत बाद बीजेपी अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी गृह मंत्रालय पहुंचे। सूत्रों की माने तो सीएम योगी और अमित शाह की ये मुलाकात महाकुंभ को लेकर हुई, जिसमें महाकुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने यूपी पर हुए काम का प्रेजेंटेशन भी दिया। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात हुई है। कल यानी कि मंगलवार को ये मुलाकात हुई, बेहद अहम मुलाकात मानी जा रही है। महाकुंभ का देखिए आगाज हो चुका है। ऐसे में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जो है दोनों ही दिग्गजों की मुलाकात हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह को शाफा और माला देकर उनका जो है सम्मान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर बताते चले कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मौजूदगी रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां महाकुंभ को लेकर कई जो है महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है और इसी के साथ साथ महाकुंभ की तैयारियों को और कितनी सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है, इस पर भी जो है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच इसको लेकर चर्चा हुई है। बता दें, मुख्यमंत्री अमित शाह जो है मां की जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात हुई है। बेहद अहम जो है मुलाकात ये मानी जा रही है, जहां महाकुंभ को लेकर ये तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान देखिए कई अहम जो है तमाम महत्वपूर्ण लोग भी यहां पर मौजूद थे और सभी के बीच जो है महाकुंभ को लेकर कई विशेष मुद्दों पर वार्तालाप हुई। दोनों के बीच महत्वपूर्ण वार्तालाप हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की ये तस्वीरें, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बताते चले कि महाकुंभ का आगाज हो चुका है और ऐसे में ऐसा जो है महाकुंभ में किसी भी प्रकार की कोई भी चूक न हो, सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से हो, इसको लेकर लगातार तमाम बैठकें की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसकी बानगी भी देखिए कल यानी मंगलवार को देखने को मिली, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है पहुंचे दिल्ली, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन रघुवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, देखिए देश के गृह मंत्री और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, कल ये बैठक लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा की रही और खासतौर से सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूपी सदन पहुंचते हैं लगभग 3 बजे। 3 बजे वहां पे वो 15 मिनट बात करते हैं पहले वहां पे तमाम महत्वपूर्ण लोगों से, खासतौर से केंद्रीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में जिनका सहयोगी दल के रूप में है, कल वो उनसे मुलाकात करने आए थे। मैं नाम का उल्लेख इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही एक अनौपचारिक मुलाकात थी और इसलिए हम सब लोगों को इसका आम जनता को इस बात को रखने के लिए कहीं ना कहीं हम जैसे कह सकते हैं कि पत्रकारिता का ये तात्पर्य कभी नहीं रहा कि हम जनता को वो सभी बातें बताएं जो उनके लिए जरूरी हो, वही बताएं जो उनके लिए जरूरी नहीं उसको बताने की आवश्यकता नहीं। पत्रकारिता का अर्थ कभी ये नहीं रहा है कि हम सब कुछ सारी बातें बंद कमरे की हो वो बताएं। तो मैं बताते चलूं, खासतौर से सबसे पहले कल आदित्यनाथ योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जब वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी और उसके अलावा उनके साथ वर्तमान में रेजिडेंट कमिश्नर हैं सौम्य श्रीवास्तव, वो मौजूद थे। और यूपी सदन में लगभग 15 मिनट रुकने के बाद और उन्होंने मुलाकात की। तुरंत उसके बाद वो एमएचए जाते हैं नॉर्थ ब्लॉक में और वहां पे उनकी मुलाकात होती है आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ। और अमित शाह जी ने खासतौर से फिर इस अवसर पे उनसे, क्योंकि ये मैं आपको बताते चलूं, आप देखिए योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं और महाकुंभ को लेकर के मैंने ये वाली बात आपसे इसलिए बताई, कल भी मैंने अपडेट किया था अपने इस कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि आमतौर से जो 3 कानून है उसको लेकर के सभी अखबारों और न्यूज चैनल्स में इस बात को लेकर चर्चा और खबर है, लेकिन महाकुंभ, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर हमारे लिए इस देश का सबसे बड़ा पर्व इस बार महाकुंभ होने जा रहा है। लगभग 45 दिन का ये महाकुंभ हो रहा है, जिसमें
ना कि सिर्फ देश के, जबकि देश के बाहर के तमाम देशों से लोग आने वाले हैं यहाँ पे, और वो यहाँ पे इस पूरे पर्व के दौरान रहेंगे। इसलिए जो सुरक्षा है उसको अभेद बनाया जा रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को तमाम थ्रेट्स भी आ चुके हैं, और इससे पहले जो कई सारे अभी हाल ही में बहुत सारी बातें तो मीडिया में आई थी, बहुत सारे ऐसे भी जानकारियां थी जो मीडिया को नहीं दी गई, जिसमें महाकुंभ को लेकर के तमाम जो आतंकवादी संगठन हैं और कई ऐसी एजेंसीज हैं जो खास तौर से जिनका ये बोला गया था कि, और खास तौर से पाकिस्तान और ISIS से संबंधित, क्योंकि कुछ और भी एजेंसीज जिनका मैं नाम उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, ये वो एजेंसीज हैं, ये वो आतंकवादी संगठन है जिनको एजेंसीज ने जिनको ट्रैप किया, लेकिन एजेंसीज अभी और भी ऐसे कई सारे संगठनों को ट्रैप कर रही हैं, और जिसको उनको जानकारी लगी है, उन्होंने कई सारी कॉल्स इंटरसेप्ट की है जिसमें ये जानकारी लगी कि महाकुंभ को लेकर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। लेकिन उन सबको मैं ये भी बताता चलूं आपसे, इन सबको खासतौर से गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ इन सभी जो प्रयासों पर, उस पर अब एक जो है फुल स्टॉप लग चुका है, उस पर पूर्ण विराम लग चुका है, और इस सुरक्षा इतनी अभेद हो चुकी है, मैं आपको बताते चलूं कि वहां पे जिस प्रकार से इस बार हाईटेक कर दिया गया है महाकुंभ, इससे पहले महाकुंभ कभी हाईटेक नहीं था, और जिस प्रकार से उनकी पूरी जो सुरक्षा जो वहां व्यवस्था होने जा रही है, मैं आपको बताते चलूं कि एक भी व्यक्ति, लगभग 84 करोड़ लोगों को आने की उम्मीद है, लेकिन ये 84 करोड़ का जो आंकड़ा है ये आगे भी बढ़ सकता है। इसको देखते हुए खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा आपको मैं ये भी बता दूं, NSG कमांडोज पहुंच चुके हैं। ये पहली बार होगा कि जब किसी कार्यक्रम में, खासतौर से किसी आयोजन में NSG कमांडोज पहुंचते हैं। आमतौर से NSG कमांडोज तब पहुंचते हैं जब कोई घटना हो जाती है। इससे पहले NSG कमांडो, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, इस तरह के तो बहुत उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूं, जब 26/11 में जब मुंबई में धमाके हुए थे, जब वहां पे हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, तब NSG कमांडो को वो उनकी जो उपयोगिता होती है वो ऐसे मौके पर होती है। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि इस देश की तमाम एजेंसीज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी एजेंसीज हैं, उनको भी वहां लगाया गया है। तो मैं आपको कह सकता हूं कि जो ये एक लाइन बहुत बोली जाती है अक्सर कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो ये भव्य आयोजन हो रहा है, जिसको हम महाकुंभ धरती का पर्व भी कह रहे हैं, उसमें कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले मुझे लगता है कि अब अगर कोई भी ऐसी शक्ति है इस दुनिया की, इस देश की, वो उस पर कतई सुरक्षा में उसमें कोई छेद नहीं कर पाएगी, उसमें किसी प्रकार से उसमें अतिक्रमण नहीं कर पाएगी। और इसीलिए, क्योंकि मैं आपको बताते चलूं, गृह मंत्रालय के साथ जब कोई मुलाकात होती है तो उसमें कई सारे मुख्यमंत्री इकट्ठे आते हैं, उनके साथ कानूनों के ऊपर जब बातचीत होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जब बुलाया गया, तो मैं आपको बताते चलूं ये अचानक एक मुलाकात रखी गई, और उसके बाद से ये मुलाकात काफी लंबी चली है, और इसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के खास तौर से। और मैं आपको बताते चलूं कि क्योंकि इस देश में मुख्यमंत्री में अगर किसी एक मुख्यमंत्री की गिनती होती है जिसको लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे ज्यादा भूतपूर्व और जिसको सबसे दी बेस्ट चीफ मिनिस्टर जिनको बोला जाता है, खासतौर से एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे, वो है योगी आदित्यनाथ जी। तो निश्चित रूप से लगभग, क्योंकि 2017 से उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में, अब वहां पे ऐसी कोई घटना घटी नहीं है और आने वाले समय में भी कोई घटना नहीं घटेगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के, महाकुंभ को लेकर कल ये बैठक हुई, और भी कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई, वो बिंदु में नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि वो एक बहुत इंटरनल सिक्योरिटी का भी मैटर है, जिसके चलते वो मीटिंग हुई। मैं खुद गृह मंत्रालय मौजूद था, यूपी सदन से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब जाते हैं 3:15 बजे वो निकलते हैं, वो मीटिंग में जाते हैं, वहां से उनको वापस उत्तर प्रदेश सदन आना था और उनकी मुलाकात भी होनी थी, लेकिन वहां से सीधे वो हिंडन एयरपोर्ट चले गए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कई कार्य लगे थे, खासतौर से लखनऊ के अंदर, फिर वो प्रयागराज और तमाम, क्योंकि कल ये माना जा रहा है कि वहां पे एक रेडियो स्टेशन प्रसार भारती का भी उसका उद्घाटन किया जाएगा, और खासतौर से तमाम केंद्रीय मंत्री की विजिट्स हो रही है वहां पे। तो मुख्यमंत्री और गोरखपुर महोत्सव का भी आयोजन है, जिसके चलते क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो टाइम टेबल है, मैं आपको बताते चलूं, वो हर रोज का जो रूटीन है उनका, वो आम मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं है। लगभग उनके 10 से 15 उनके कार्यक्रम रहते हैं, जिसके लिए वो वहां पर मौजूद रहते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि वो हर उस कार्यक्रम में मौजूद रहें, उपस्थित रहें, और इसी के चलते कल वो गृह मंत्रालय से यूपी सदन जाने के बजाय वहां पे वो सीधे हिंडन एयरपोर्ट जाते हैं, और वहां से वो लखनऊ सीधे निकल जाते हैं। जी बिल्कुल। बृजमोहन जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो जो आतंकवादी कहे या उग्रवादी कहे या अराजक तत्व कहे, ये तमाम तरह की देखिए पहले से ही धमकियां देते हैं, और ऐसे में लोग जो है वो कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं ऐसे जगहों पर जाने के लिए। तो प्रशासन की बात कर ले या प्रदेश सरकार की बात कर ले, क्या कुछ इसके लिए तैयारी की जा रही है?
देखिए ये जो आपने सवाल पूछा है, अगर मैं इसका इन डिटेल अगर जवाब दूं तो वो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊं। देखिए, उत्तर प्रदेश की एजेंसीज जितनी भी हैं, चाहे वो एटीएस हैं, एसटीएफ हैं, वहां की पुलिस है, वहां पीएसी है, जो वहां के लोकल, जो खासतौर से जो बटालियंस होती हैं, जो पुलिस की फोर्स है उत्तर प्रदेश में, उसके साथ साथ में जो नेशनल पुलिस, जो नेशनल अर्ध सैनिक बल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आईटीबीपी, जिसमें सीआरपीएफ, जिसमें सीआईएसएफ, ये सारी टुकड़ियां वहां लगा चुकी हैं। और हमें जो जानकारी लगी उसमें डिफेंस के भी तमाम जो लोग, खासतौर से जो इंटेलिजेंस है डिफेंस का, जो डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी वहां लगाया गया। लेकिन आप समझिए कि जैसे कि धार्मिक आयोजन है, ये एक सामाजिक आयोजन, ये कोई आयोजन ऐसा नहीं है जो 26 जनवरी का या 15 अगस्त का, जहां पे लिमिटेड आपके लोग आते हैं, अतिथि आते हैं। ये लगभग इसमें 84 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, जो कि ना कि इस देश के, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। तो इसको हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसको हम पूरा ब्लॉक करके, इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा उसको हम किले की तरह बना देंगे, कोई घुस नहीं पाए वहां पे। लेकिन इसको पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था के तहत इसको पूरी तरीके से इसको मॉनिटर किया जा रहा है। और मैं आपको बताते चलूं, इस बार का जो महाकुंभ है वो डिजिटल महाकुंभ है। डिजिटल महाकुंभ से तात्पर्य यह है कि वहां पे कोई भी व्यक्ति एंट्री आता है तो उसकी एक डिजिटल एंट्री सबसे पहले होती है। कोई व्यक्ति ऐसे वहां जा ही नहीं सकता, वहां क्यूआर कोड दिया गया है जिसके तहत कोई भी आदमी वहां पे ऐसे आपको घूमते टहलते नहीं मिल जाएगा। बहुत जबरदस्त वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। और सुरक्षा के साथ में व्यवस्था बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो एक धार्मिक आयोजन है। लोग वहां घूमने टहलने नहीं आ रहे, वो वहां पे स्नान करने आएंगे। वहां के आयोजनों में वहां तमाम देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खाड़े हैं जहां पे उन सब लोग वहां पे, और सिर्फ ऐसे धार्मिक लोग नहीं, वहां पे पूरे विश्व के तमाम एजेंसीज हैं, तमाम संस्थाएं हैं जो वहां पे आ रही, क्योंकि ये एक धरती का पर्व है जिसके लिए वहां पे कड़ी व्यवस्था की गई है सुरक्षा के साथ में। और उस पर पैनी नजर है खुद स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस पूरे साइड नजर बनाए हैं। और आज से नहीं, लगभग 2 से 3 वर्षों से, जब से ये आयोजन के बारे में ये तैयारियां शुरू की गई। और क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये एक सपने से कम नहीं है कि इस बात का जो आयोजन होना है महाकुंभ का, वो भव्य होना है। और उसी कड़ी में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसको पूरा, उनकी सपने को पूरा करने के लगे हुए हैं, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। और मुझे लगता है कि ये आयोजन जबरदस्त, बहुत भव्य होने जा रहा है। और इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे 45 दिन सुनने में आपको सुनेंगे, हम उसको टेलीकास्ट भी करने के लिए हमें कोई ऐसी खबर आएगी। जबरदस्त व्यवस्था की गई है और मुझे लगता है आने वाले समय पे हम ये सब हम और सब देख पाएंगे, पूरी व्यवस्था और सुरक्षा को खासतौर से। बिल्कुल, यानी जो श्रद्धालु है पूरी निडरता के साथ और आस्था के महाकुंभ में जाकर दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बृजमोहन जी तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रतिभागी दल का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और प्रतिभागी दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बारह जनवरी की तिथि देश भर के युवाओं के लिए एक युवा उत्सव के रूप में आता है, क्योंकि एक युवा ऊर्जा के धनी और वैश्विक पटल पर भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और युवा शक्ति को पहचान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद की यह पावन जयंती है। और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रतिवर्ष पिछले कई वर्षों से युवा उत्सव का यह कार्यक्रम दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आयोजित होता है, जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला होती है। उन कार्यक्रमों में भागीदार बनकर के युवा उत्साहित भी होते हैं, बहुत कुछ जानने, सीखने और पूरे देश को भी जानने, सीखने का एक अवसर हमारे युवाओं को प्राप्त होता है। इस वर्ष आप सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी का सानिध्य भी मिलेगा और साथ साथ प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे युवाओं को एक इंटरेक्शन करने का भी एक अद्भुत क्षण आप सबको प्राप्त होगा। इस अवसर पर जब हम लोग राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए
इस प्रतिभागी टीम को यहां से रवाना कर रहे हैं, तो 3 प्रकार के आयोजन में आपको भागीदार बनना है। एक, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कुछ लक्ष्य रखे थे। उनमें था विकसित भारत। एक विकसित भारत के लिए युवाओं की ऊर्जा कैसे सहायक हो सकती है और युवा ऊर्जा का उसमें क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि आज आप युवा हैं। जब ये देश आने वाले 22-23 वर्षों में अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय आप भी अपने जीवन के युवा अवस्था को पार करके आगे बढ़ चुके होंगे, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे। उन स्थितियों में उस समय का भारत कैसा चाहिए, उस भारत के निर्माण की कार्य योजना जो आज देश के अंदर तैयार हो रही है, उस कार्य योजना में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पहलू होंगे जिनको हम आगे बढ़ा करके लेके चल सकते हैं। एक पक्ष विकसित भारत को लेकर के युवाओं की क्या भूमिका होने वाली है, दूसरा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें युवाओं की क्या भूमिका होगी। खासतौर पर एक युवा सार्वजनिक जीवन में आता है, उसके बाद संवाद की कला है कि नहीं है। एक राजनेता वही सफल हो सकता है जिसमें संवाद की कला हो। अगर वह संवाद की कला में माहिर नहीं तो वह कभी सफल राजनेता नहीं हो सकता है। और युवा संसद के आयोजन के कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। हम लोग बहुत बार कहते हैं इस बात को। और वहीं कानपुर में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड विधानमंडल की महिला सदस्यों के सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कार्यक्रम को भी संबोधित किया। पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इस महत्वपूर्ण जोन से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के महिला सदस्यों का कानपुर में इस सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं विधानसभा के अपने माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, इस आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वे रुचि लिए और आज आप सब बहनों की उपस्थिति यहां कानपुर में हुई है। वैसे भी उत्तर प्रदेश विधानसभा पिछले 2.5-3 वर्ष के अंदर अपने इनोवेशन के लिए जानी जा रही है, नए नए प्रयोगों के लिए जानी जा रही है। देश के अंदर किसी भी एक विधानसभा ने ई विधान को लागू किया, उसमें से उत्तर प्रदेश विधानसभा नंबर 1 पर आती है, पहले नंबर पर है, जिसने ई विधान को सफलतापूर्वक लागू करके पेपरलेस विधानसभा भी हो सकती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इन बातों को हम केवल देख नहीं समझ, बल्कि वहां पर केवल बोल नहीं सकते बल्कि उसका अनुभव भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जो देश के अंदर किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है, उस विधानसभा में हमें देखने को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी अलग अलग मंच देने का काम, क्योंकि सामान्यतः हम विधानसभा में रहते हैं तो एक दलीय प्रतिबद्धता के साथ जुड़े होते हैं।
इश्यू पर सहमति नहीं बन पाती, लेकिन जब हम अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए अधिवक्ताओं के साथ, चिकित्सकों के साथ, अभियंताओं, अभियांत्रिकी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, मानविकी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, या समाज जीवन के अलग अलग प्रोसेस का प्रतिनिधित्व जो लोग करते रहे हैं या उनके पास उस प्रकार का अनुभव है, उनके ग्रुप के साथ बैठते हैं तो दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके फिर हम समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। उस पहल को भी अलग अलग तबके के मान्य सदस्यों की उपस्थिति के माध्यम से, उनके साथ अलग अलग चर्चा परिचर्चा के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आगे बढ़ाया है। और आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी माननीय सदस्यगण, महिला सदस्यगण यहां पर आज उपस्थित हुई हैं। यह एक सराहनीय प्रयास है। मैं स्वागत करता हूं उत्तराखंड विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी जी का। उन्होंने अपनी बात को कही यहां पर और बहुत प्रभावी ढंग से उन्होंने अपनी बात कही। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि राष्ट्र के लिए समर्पण की एक पृष्ठभूमि है। उनके पिता उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारतीय सेना के एक जनरल के रूप में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवा भी देश को दी है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य कैसे होना है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। उससे पहले इस परिवार का संबंध उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कालखंड में उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दिया था। न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वही परिवार की पृष्ठभूमि उनकी है, तो स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक जीवन में कार्य कैसे होना है, कैसे हम अपने आप को एक्सपोजर दे सकते हैं अपने कार्यों के माध्यम से, उनके पास अनुभव और विरासत की एक अद्भुत विरासत है, परंपराएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आप सब यहां पर एकत्र हुए हैं और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जिन और वहीं यूपी के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। यूपी सरकार में 14 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। बता दें, समीर सौरभ को पुलिस अधीक्षक सीबीसीआईटी प्रयागराज, मोहम्मद इरफान अंसारी को पुलिस अधीक्षक यूपी पुलिस मुख्यालय लखनऊ, रश्मि इब्रानी को पुलिस अधीक्षक अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, राजेश कुमार श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक मुख्यालय महानिदेशक लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मवीर सिंह को डीआईजी छवि वाहिनी पीएससी मेरठ बनाया गया है। और वह 18वें प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है, जहां पर शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि विकास अपने आप में एक बहुत ही जटिल कार्य है, लेकिन ये तब आसान हो जाता है जब हमें विश्वास हो जाता है कि कुछ भी हमसे पूरी नहीं है। When so many key developments in the world are being shaped by this younger generation, whether we talk of AI or EV, innovation or startups, space or drones, sports, chess, cricket, there is all the more reason to do so. Friends, at home, we have just started our journey towards Viksit Bharat in the Amrit Kal. This is an endeavor that is very much about the future generation. After all, it is in this period
that they will come to the front ranks of our society and lead our nation. A large part of our efforts is to give the right motivation to the younger generation. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।